स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी को जो गलता लोहा है उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पाठ के साथ लिखा ना अभ्यास गलता लोहा। ये देखिए, इधर गलता लोहा दिख रहा है। अभ्यास प्रश्न पाठ के साथ लिखा है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें ना जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया। तो घन चलाने की विद्या और किताब की विद्या का प्रसंग कब आया? जब धनराम लोहार को 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा गया। किसके द्वारा? मास्टर त्रिलोक सिंह के द्वारा। तो मास्टर त्रिलोक ने उसको छड़ी से, यानी संटी मैंने छड़ी से नहीं पीटा, बल्कि जबान का चाबुक चलाया, यानी व्यंग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो सत्यता यह है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता जो गंगाराम थे उनमें नहीं था। वो तो सिर्फ डंडे से बात करते थे और जो डंडा चाहे वही डंडे से पीट देते थे जो उनको सामने मिल जाए। जबकि मास्टर जी क्या करते थे? उसकी पसंद का, धनराम की पसंद का संटी या छड़ी मंगवाते थे और उससे उसको दंडित करते थे। तो धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या किसने सिखा दी? उसके पिता ने। कैसे? मनमाने औजार, हथौड़ा, छड़, हत्था जो हाथ में आए उसी से पीट पीट कर उसको सिखाते थे। इस प्रसंग में किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र हुआ है। ठीक है, कर लेंगे आप सभी। दूसरा, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? दूसरा प्रश्न है। देखो, चूंकि भाई देखिए, चूंकि धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था, तो ऐसी भी धनराम आदि के मन में ऐसी धारणा बैठ चुकी थी कि हम तो नीची जाति के हैं और बचपन से ये जान रहे थे। और दूसरे की मोहन कक्षा में सबसे होशियार था और मास्टर जी भी उसको मॉनिटर बना दिए थे त्रिलोकी सिंह, और उसकी प्रशंसा करते थे कि बड़ा होकर कुछ करेगा, नाम रोशन करेगा। इन सभी कारणों से मोहन उसको कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ठीक, धनराम मोहन के लिए व्यवहार पर मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है क्यों? देखो लिखा है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है, क्यों? यहाँ लिखा है। तो चूंकि मोहन ब्राह्मण जाति का था और ब्राह्मणों को छोटे जाति के कस्बे में शिल्पकारों के वहाँ आदि जो नीचे तबके के लोग थे उनके बस्तियों में बैठने की मतलब उस समय प्रथा नहीं थी। यदि उन्हें बैठने के लिए कहा जाए तब भी उनके मान सम्मान या मर्यादा को धक्का पहुंचता था, उनकी भंग होती थी मर्यादा। धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी मोहन देर तक बैठा रहा। यह देखकर धनराम हैरान हो गया, परेशान हो गया। और वह इससे भी अधिक परेशान तो तब हुआ जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट करने लगा और धौकनी देते हुए भट्ठी गर्म किया और ठोक ठोक कर उसे एक अच्छा स्वरूप दे दिया, रिंग बना दिया एक अच्छा। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? बड़ी बात है कि लेखक जो लेसन लिख रहा है, लेखक कौन? लेखक का नाम आपको जानना चाहिए, जोशी जी हैं, आगे आप लोग समझ जाओ, शेखर जोशी। चलिए, लेखक ने मोहन जब वो लखनऊ प्रवास किया, यानी लखनऊ को चला गया, तो उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। लखनऊ आने पर उसका जो जीवन था वो एक धर्रे में बंध गया, यानी घरेलू नौकर की भांति हो गया। उसी तरह सुबह से शाम तक एक काम करता और उसको पढ़ने लिखने का अवसर ना मिलता। नए वातावरण में, नए माहौल में उसे काम का बोझ ज़्यादा पड़ा और उसे सामान्य से विद्यालय में दाखिला भी दिलवाया। अब जो उसके उज्जवल भविष्य की जो कल्पना लिए थे उसके पिताजी और वो स्वयं, वो नष्ट हो गई। इसलिए अब देखो, बाद में उसको अच्छी पढ़ाई टेट के बाद नहीं करवाना चाहते थे, तो अपनी जीविका के लिए वो कंपनी फैक्ट्री में चक्कर काटने लगा और उसे काम भी नहीं मिला। अंत में वो घर आ गया। तो इस तरह देख सकते हैं कि उसके जीवन का एक नया अध्याय ही है। पांचवा प्रश्न देख पा रहे हो कि मास्टर त्रिलोकी सिंह
कि किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा और क्यों कहा? भाई वही कथन कि तेरे दिमाग में विद्या का ताप कहाँ घुसेगा रे, तेरे दिमाग में तो लोहे का ताप है ना। ऐसा कथन कहा था? एक दिन जब धनराम को 13 का पारा नहीं आया था तो आदत के अनुसार मास्टर जी ने संटी मंगवाई, मैंने छड़ी मंगवाई, और धनराम से सारा दिन पहाड़ा याद करके छुट्टी के समय कहा कि सुना देना। और जब छुट्टी के समय भी वो पहाड़ा नहीं सुना पाया तो त्रिलोकी सिंह ने उसे मारा नहीं बल्कि उस पर व्यंग बाण चलाया। क्या कहा? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ऐसा कथन कहा था। यही वह कथन है जिसमें उसको जबान का चाबुक कहा है, क्योंकि धनराम एक लोहार का बेटा था और मास्टर जी का यह कथन उससे और भी अधिक चुभेगा ना कि ये जैसे आप डंडे की मार तो कम घाव करती है, लेकिन कड़वी जुबान हो तो वो ज़्यादा घाव करती है। तो धनराम के साथ वही हुआ और वो निराशा से स्कूल भी छोड़ दिया, आगे की पढ़ाई नहीं जारी रख सका। ठीक है, इसीलिए जबान का चाबुक उसे कहा। प्रश्न नंबर 6 देखो, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा? तो ये मोहन के पिता ने बंशीधर से कहा। वो बंशीधर उन्हीं की बिरादरी का एक संपन्न युवक था। बंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, क्योंकि रमेश बिरादरी का एक संपन्न युवक था और वो लखनऊ से पढ़ाई करके लौटा था, उसी से कहा। ख किस प्रसंग में कहा? भाई प्रसंग वही था कि बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में थोड़ी चिंता जाहिर की, रमेश से थोड़ी बातचीत कही तो वह सहानुभूति जताया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए जहाँ वो अच्छी तरह पढ़ लिख सके। किस आशय में कहा? भाई आशय ये था कि जब रमेश ने कृतज्ञता प्रकट की, कहा कि बिरादरी के लोग तब कहा कि बिरादरी के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है ना? क्या कहानी से में यहाँ से स्पष्ट हुआ है? तो नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना कि रमेश अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाया, वो मोहन को घरेलू नौकर बना लिया है ना, और उससे खूब उसका शोषण किया, उसको पढ़ाई में उसकी बाधा पहुंचाया और अंत में वो बेरोजगार होकर रह गया ना मोहन। दूसरा देखना, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया? भाई ये तो मोहन के लिए कहा गया यह वाक्य ना। और दूसरा कहा कि किस प्रसंग में कहा गया? भाई तब जब मोहन धनराम लोहार के आफर का यहाँ मतलब कहानी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, आफर का मतलब वो लोहसान जिसे बोलते हैं ना, जहाँ लोहार अपना भट्ठी लगाता है उसे लोहसान कहते हैं, वो उसको आफर कहा है, यानी दुकान पर है लोहे की जो दुकान लोहार लगाता है उसे आफर का ऐसा नाम दिया। तो उसी दुकान पर हंसुए में धार लगाने के लिए जाता है, क्योंकि उसके हंसुआ का धार मंद पड़ जाता है। तो धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसे गोल कर रहा होता है, और लेकिन वो सही से उसको फिट नहीं कर पाता है। तो उसे देखते देखते वो स्वयं मोहन उठता है और ले करके गर्म करके उसे सही रूप दे देता है, उसका गोलाई का रूप। तो इस कमाल का काम देख करके उसे वो अपने को मतलब स्वयं देख रहा था धनराम की तरफ की, वह उसकी शाबाशी करे कि आप अच्छा कर पा रहे हो। इसे लिखा है कि उसमें आंखों में सर्जक की चमक थी। ठीक है ना? आगे देखना, कहा कि यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? वही पात्र, यह मोहन जो जाति है वो तो ब्राह्मण का जाति है, वो पुरोहित का पुत्र था। इसके बाद भी वह जाति से अलग व्यवहार कर रहा है, यानी लोहार जाति का काम करने में मन लगा रहा है। तो अब वो पुरोहित यानी ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी अपने जो बचपन का मित्र धनराम के लोहे की दुकान यानी उसके ऑफर पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की जो दशा को भी व्यक्त करता है ना, और अपने मित्र से काम ना होता देख उसकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाता है। तो इस तरह उसका जो व्यक्तित्व है वो जाति निरपेक्ष और कर्मनिष्ठ ना, ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आता है। चलिए, अब पाठ के आसपास के प्रश्नों को आपको स्वयं कर लेना चाहिए, फिर भी हम चर्चा करते हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें, लिखें। सामान्य सी बात है, गांव में मोहन संघर्ष कर रहा था, दूसरे गांव पाठशाला में जाता था, प्रतिदिन नदी पार करना पड़ता था, मन लगाकर पढ़ना पड़ता था, हर अध्यापक पढ़ता था और हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता था।
ना। यह सारे संघर्ष अपना भविष्य बनाने के लिए वो कर रहा था, माता पिता के सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन लखनऊ जाकर देखा, जब शहर गया देखना, तो रमेश के घर में वो घरेलू नौकर बन गया। आलू लाना, दही लाना, कपड़े धुलवाना, धोबी को वहाँ जाना, ये सब काम उससे रमेश करवाने लगा। अब वो उसका जो भविष्य था वो मिट्टी में मिल गया। अब वो गांव का जो होनहार बालक था शहर में घरेलू नौकर बन गया। अब इस प्रकार तो आप देख सकते हैं कि आप सहपाठियों के साथ चर्चा कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चर्चा करें और लिखें। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर देखिए, उनमें खूबियाँ भी थी और खामियाँ भी थी। बड़ा स्पष्ट है कि उनका व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में तो ठीक ठाक है, बच्चों को कड़ाई से पेश आते हैं, उनको पढ़ाते हैं, पाठशाला नीति नियम से आते हैं, अनुशासन प्रिय हैं वो। दंड के भय से लोग बच्चे पढ़ते भी हैं। होशियार बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना भी देखो वो करते हैं कि मोहन बनेगा एक दिन कुछ, है ना। लेकिन इन सब के बाद भी देखो उनमें एक कमी थी कि वो जातिगत टिप्पणी करते थे कि लोहार, तुम तो ठारा लोहार, तुम्हारे दिमाग में विद्या का ताप कहाँ से घुसेगा रे। तो ये जो कटि वचन है ना, ये किसी भी बच्चे में हीन भावना लाएगी। इस तरह के भेदभाव का जो तरीका है ये थोड़ा अच्छा नहीं था उनका, ये उनकी कमियां हैं। कर लेंगे। अब तीसरा गलता लोहा है। कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अंत और हो सकता है? बहुत हो सकता है। मैंने ऑफलाइन कक्षा में चर्चा की थी, आप अरे सॉरी जूम ऐप से जब पढ़ा रहा था, तो अभी देखिए इस कहानी का अंत और कई तरीके से होता है। जैसे धनराम को देखकर मोहन को मुंह फेर लेना और बात ना करना। धनराम को देखकर मान लो मोहन मुंह फेर लेता और बात ही ना करता, ये भी तो अंत हो सकता है। अच्छा, मोहन द्वारा एक छोटा कारखाना मान लो खोल लेता मोहन, और ग्रामीण लड़कों को हाथ का हुनर सिखाने लग जाता। भाई वो लोहार का काम सीखने के बाद, ये भी तो कहानी का अंत कर सकते हैं कि धनराम लोहार के वहाँ लोहे का काम सीखा, फिर एक कारखाना खोला और गांव के लोगों को, बेरोजगार लोगों को काम सिखाने लगा, हुनर सिखाने लगा। ये भी तो कहानी का अंत हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? और ऐसा भी हो सकता है कि मोहन गांव के जो लोग हैं, जो झूठे अपने ऊंची जाति का होने का मान की रक्षा के लिए कोई ना काम ना करना, खाली बैठे रहना, हम तो ब्राह्मण है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह की बातों से भी इस कहानी का अंत किया जा सकता है। अच्छा, मोहन के माता पिता रमेश के प्रति विद्रोह भी तो कर सकते थे, बगावत कर सकते, लड़ाई झगड़ा कर सकते थे कि भैया तुम ले गए थे हमारे पिता को, अरे हमारे पुत्र को पढ़ाने के लिए, और तुमने वहाँ पे उससे नौकरी करवा लिया, घरेलू नौकर बना दिया। इस तरह से दोषारोपण करके भी कहानी का अंत कर सकते हैं। मतलब चर्चा करना, सामान्य बातें आप समझते रहिए। इसके अतिरिक्त भी और कहानी के बहुत से तरीकों से अंत हो सकता है, आप जितना कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आगे भाषा की बात में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित जो पाठ में आए लौह कर्म से संबंधित शब्द हैं उसका क्या प्रयोजन है, सामने लिखना है। तो धोकने क्या करता है? फूकने का काम, जैसे फूकते हवा देते जिससे वो। और दराती क्या होता है? दराती का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, उसको किस लिए करते हैं? दराती को तो जिसमें हंसुए में धार लगाई जाती है। सणसी पकड़ने का एक कैंची टाइप का हथियार होता है। आफर यानी लोहे की दुकान, और लोहसान जिसको कहते हैं। और हथौड़ा एक लकड़ी का मुठिया जिसमें लोहा लगा होता है आगे की तरफ, जिससे पिटाई करते हैं, वो हथौड़ा। ठोकने पीटने के लिए जो लकड़ी की मूठ वाला यंत्र होता है उसे हथौड़ा। ठीक है। गर्म लोहे को पकड़ने के लिए औजार सणसी, घास अनाज आदि काटने का औजार दराती या दतारी हंसो जिसको बोलते हो गाँव में। धौकनी भट्टी को आग में हवा देने का जो यंत्र है वो धौकनी कहलाता है। अभी तो आप समझ गए होगे सामान्य रूप से। अब आगे आओ, पाठ प्रश्न नंबर 2। पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ ना, कोई 5 पाठ से चुन लीजिए क्रियाएं, तो आप देख लो लिखा है उलट पलट, यानी उलट पलट क्रिया मिलेगी आपको। ये भी संयुक्त क्रिया है, उलटना पलटना दोनों क्रियाओं को मिला के। तो दंगाइयों ने दुकान का सारा सामान उलट पलट दिया, अथवा पढ़ लिख कर, यानी मोहन पढ़ लिख कर भी देखो क्या कर रहा है भैया, लोहार का काम सीख रहा है, लोहे का। भाई डर के मारे, अपनी माँ के डर के मारे घर सहमते सहमते पहुँचा। ठीक। अच्छा, खा पी कर, वो लोग खा पी करके नदी को पार कर गए। ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अब बूते का आया प्रश्न नंबर 3। बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर, 3 नंबर देख रहे हो ना आप लोग?
हुआ है उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ उन संदर्भ में उन्हें स्पष्ट किए। तो ये जब पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे बूते शब्द का 3 जगह प्रयोग हुआ है। सीधी चढ़ाई अपने बूते की बात नहीं है, सीधे तो नहीं चढ़ सकते, वो कौन कह रहा था? बंशीधर, वो मोहन के पिता। यह बूते शब्द का अर्थ सामर्थ्य यानी शक्ति से ही है। अब सामर्थ्य नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। दूसरा देखो, जिस पुरोताई के बूते घर बार चलाते थे वह अब नहीं चल सकती, क्योंकि उनमें बूते मतलब उस पुरोताई के बल पर, उसी के दम पर ना, उसी के सहारे यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, कर सकते हैं। और दूसरा, दान दक्षिणा के बूते पर वे घर चलाते थे, यहाँ बूते का अर्थ उसी के भरोसे पर, बल पर, कुल मिला के उसी के भरोसे, सहारे और शक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है बूते। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लो। मोहन, इसमें करना क्या है? हमको सर्वनाम करना है, प्रयोग करना है मोहन की जगह। तो मोहन संज्ञा है, तो संज्ञा का स्थान पर सर्वनाम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दीजिए। तुम ये कपड़े धोबी को तो दे आइए, उसे वह 1 किलो आलू तो ला दे, या आप 1 किलो आलू तो ला दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। विज्ञापन की दुनिया में आप विज्ञापन लेख के बारे में आपको मैंने मैसेज पहले भी भेजा था, आप भेज दूंगा। विज्ञापन लेखन की एक कला होती है जो 10th में आपने पढ़ा होगा, तो उस तरह आप विज्ञापन लिखिए। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे कोई प्रश्न करे कि ये जो गलता लोहा कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, गलता लोहा जो कहानी है इसका जो शीर्षक है वो उचित है या अनुचित है, तो आप इसे कह सकते हो कि गलता लोहा कहानी समाज में जातिगत विभाजन पर तीखा व्यंग करता है, प्रहार करता है। और एक लेखक हैं शेखर जोशी, वो कह रहे हैं कि इसमें अर्थ की गहराइयाँ ज़्यादा हैं। गलता लोहा, देखो इस पूरी कहानी में लेखक कई तरह से टिप्पणी तो नहीं करता है, लेकिन एक मेधावी किंतु निर्धन जो गरीब ब्राह्मण है मोहन, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके जाति जो सम्मान है वो बेमानी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सामाजिक विधि जो व्यवस्थाएं हैं कि ब्राह्मण को ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसको ताक पर रख करके वह धनराम लोहार के दुकान पर, लोहे की दुकान यानी ऑफर पर बैठता है ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी वहाँ कुशलता को भी दिखाता है। और जो व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित झूठा भाईचारे की जगह मेहनतकश और मेहनती सच्चा भाईचारे का प्रस्ताव को स्वीकार भी करता, प्रतीति भी होती है, और मानो ऐसा लगता है कि मानो लोहा गलकर नया रूप ले रहा हो, नया स्वरूप ले रहा है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है गलता लोहा। अच्छा, कह दे कि मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। तो मोहन के पिता बंशीधर ना, शब्दार्थ वगैरह आप लोग याद कर लीजिए, सामान्य से चर्चा कर रहे हैं। मोहन के पिता बंशीधर तिवारी गांव में पुरोहिती का मान लो जजमानी का काम करते थे, पूजा पाठ आदि कराते थे ना, वही उनका पैतृक पेशा था। दूर दूर तक कार्य करते थे, लेकिन उसी से परिवार का गुजारा चलता था, लेकिन मुश्किल से चलता था। इसलिए तो वो अपने बेटे को स्वयं नहीं पढ़ा सकते थे, किसी के सहारे भी थे। अब बेटा होनहार होने के बाद भी नहीं पढ़ पाया उनकी जजमानी से, तो ये जजमान उनकी थोड़ी बहुत सहायता करते थे। इस तरह मोहन के पिता के जीवन का संघर्ष दिखाई देता है, आप लोग कर लेंगे। अच्छा, मान लो कहते कहानी में जो सामाजिक परिस्थितियां चित्रित हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो भाई कहानी में परंपरागत समाज का चित्रण किया गया है। ब्राह्मण टोले के लोग स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझते थे तथा वे शिल्पकार के टोले यानी लोहार आदि के टोले में नहीं उठना बैठना चाहते थे। ऐसा विधि नियम बनाया था अपने लिए। कामकाज के कारण शिल्पकारों के पास जाते थे, लेकिन बैठते नहीं थे। बैठने के लिए कहने पर वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे। और मोहन कुछ वर्ष शहर में रहा तथा बेरोजगारी की चोट सही, और गांव में आकर वह इस व्यवस्था को चुनौती देता है और स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग? चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। आप, मुझे आशा है कि सारे प्रश्नों का अर्थ भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। जो ऑफर नाम दिया वो सोने लोहार की दुकान ऐसा नाम ऑफर शब्द का प्रयोग किया, यानी जो लोसान हमारे वहाँ गांव में देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। ध्यान से पढ़िए, सभी प्रश्नों का उत्तर भी लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।